हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है एन अंडर डिस्कस फेसेट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन से, जिसे आईआर भी कहते हैं, एंड टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड ब्रिटिशर्स के टाइम। जब इंडिया कॉलोनी था तो काफ़ी तमिलियन जो हैं वो चले गए थे एज इंडेंजर्ड लेबर श्रीलंका। तो इसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और उन्हें काफ़ी टाइम तक कोई राइट नहीं मिला था सिटीज़न का या कोई सा भी, और उन्हें इसकी वजह से उन्हें बहुत पुअर कंडीशन में रहना पड़ा था। और फिर क्या क्या कॉजेज़ थे, क्या उनकी हिस्ट्री थी, क्यों वो वहाँ गए थे, क्या रीज़न था वहाँ जाने का, वो उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इस साल 22 सेंटेनरी है, मतलब 200 साल हो गए हैं जब तामिलियन इंडेंजर्ड लेबर्स श्रीलंका गए थे नवंबर 1823 में, और ये एक माइलस्टोन बन गया। और कोलंबो में एक इवेंट है नाम 200, जहाँ पर शशि थरूर जो इस एडिटोरियल के एडिटर है, उन्होंने भी एड्रेस किया, डिलीवर किया अपनी स्पीच, और उन्होंने डिस्कस किया कि क्या क्या फेसेट थे कॉलोनियल हिस्ट्री के। इवन इंडिया के भी काफ़ी सफ़र किया था। हिस्ट्री बिलोंग करती है पास्ट की, लेकिन अंडरस्टैंड करना उसे ज़रूरी होता है, हमारी ड्यूटी होती है प्रेजेंट में। अभी भी बहुत सारे इंडियंस और श्रीलंकन्स अपनी मेमोरी के साथ जी रहे हैं और उनको रोना भी आता है जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया था ब्रिटिश एम्पायर ने जब वो कंट्रीज़ में थे। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वो ख़त्म तो हो गया, अपना इम्पीरियलिज्म वो भूल सकते हैं, उनके लिए कि इम्पीरियल एमनीशिया हो सकता है, लेकिन जो कॉलोनीज़ रही थी लाइक इंडिया, हम लोग उस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं। जो हमारे फोरफादर्स, जो हमारे पहले के इंडियंस, हमारे सिटीजन्स, हमारी कंट्री के जो लोग थे, वो नहीं भूल पाएंगे। जो उनकी मेमोरीज रही थी वो आज भी उसे याद करते हैं, कैसे उन्हें फोर्स किया जाता था मेड या अनमेड करने के लिए कोई भी चीज़ें। ब्रिटिश इम्पीरियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जहाँ पर उन्होंने एक लाइसेंस लूटिंग की थी, सर्विस जो उनकी थी, और एक तरीके की क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म था जहाँ पर वो लोग मजबूर करते थे लोगों को काम कराने के लिए। जो ग्रीडी बिहेवियर था और जिस तरीके से वो ड्रेन किए थे कॉलोनीज़ को और डिप्राइव कर दिए थे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को, उनके खुद के रिसोर्सेज, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ख़राब कर दी थी, उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम ख़त्म कर दी थी, और इस हाल में छोड़ा था, इस स्टेट में छोड़ा था कि लोग एकदम गरीब हो गए थे और लाचार हो गए थे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी अंग्रेज़ों के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी, और मिलियंस ऑफ पीपल एट दैट टाइम अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और थाउजेंड्स ऑफ इंडियन फार्मर्स मजबूर हो गए थे अपने लैंड पर ओपियम प्रोड्यूस करने के लिए, और वो कुछ खेती अपनी चाह के अपनी मर्जी की कर नहीं पाते थे। अंग्रेज़ उन्हें मजबूर करते थे ओपियम कल्टीवेशन के लिए, जिसकी वजह से इंडिगो मूवमेंट भी हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि उन्हें फोर्सफुली कल्टीवेशन करने के लिए कहा जाता था। उसके प्राइसेस भी ब्रिटिशर्स सेट करते थे और बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे वो इंडिगो प्लांटेशन जो वर्कर थे उन्हें। उनकी जो पॉलिसी थी वो मजबूर कर दी थी कि हज़ारों, लाखों, मिलियंस जो इंडियंस थे वो गरीबी में आ गए थे बहुत ज़्यादा, और लैंडलेस हो गए थे, और ये भूखे प्यासे लोग को काम की ज़रूरत थी अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्यों कोई चाहेगा कहीं और जाके काम करना, तो ये रीजंस थे। आयरॉनिकली अगर देखें तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, इंडिया को तो लूट रहे थे, वो इंडिया को बुरी तरीके से लूट के खा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ लिबरल ह्यूमैनिज्म की वेव उठी थी यूरोप में, जहाँ पे वो लिबरल की बात कर रहे थे। लिबरल ह्यूमैनिज्म की जब इन्होंने बात किया तो इन्होंने स्लेवरी को क्या किया, ख़त्म करने की बात की गई, और उन्होंने कहा कि इसे सारी कॉलोनीज़ में भी बैन कर दिया जाएगा स्लेवरी को, और इसकी जगह पर इन्होंने क्या लाया, काइंड ऑफ बॉन्डेड सर्विट्यूड, जिसे अगर आसान भाषा में समझे तो इंडेंजर्ड लेबर। इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है कि कोई एक्स पर्सन है, लाइक इंडियन कोई है, ये इंडियन है, इसको श्रीलंका भेज दिया गया, वाई प्लेस पे भेज दिया गया,
और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर गए और उसके बदले उनको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन इन्हें अपनी कंट्री छोड़ने को मजबूर हैं ये, क्योंकि अब ये इंडेंचर्ड लेबर है। दूसरी कंट्री में जाकर इनको काम करना पड़ेगा और अपने नेटिव प्लेस को छोड़ना पड़ेगा, और बहुत ख़ास पैसे तो मिलते नहीं थे और ना ही सहूलियतें मिलती थी। और आगे ये डिस्कस भी करेंगे उनके हालात क्या थे इंडेंजर्ड लेबर के। ब्रिटिश की इकॉनमी जो चलती थी वो ज़्यादातर स्लेवरी पे चलती थी, लेकिन जब स्लेवरी बैन हो गया तो लेबर क्राइसिस हो गया, और इसकी वजह से जो डिमांड थी लेबर की, अब वो कैसे फुलफिल होगी। तो वर्कर जो इंडिया से थे उन्हें डिमांड किया जाता था वर्क करें, वो जाके प्लांटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कैरेबियन, फिजी, रीयूनियन, नेटल, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका, ऑफ कोर्स यहाँ पे श्रीलंका की बात करें, इन जगहों पे लेके जाया गया और उन्हें काम कराए गए एज ए इंडेंचर्ड लेबर। और इस तरीके से इन सारी इनकी परेशानियों का जो हल था वो इंडेंचर्ड लेबर थे। अब परेशान, भूखे प्यासे इंडियंस, उन्हें अपनी जो लैंड थी उसे छोड़कर डिस्टेंट लैंड पे जाना पड़ा दूसरी जगहों पर, और वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे उनकी किस्मत इस तरह से पलटेगी और उन्हें ऐसे काम करने पड़ जाएंगे थोड़ी बहुत वेजेस के लिए जो उन्हें मिलेगी, और उसमें वो अपना सर्वाइवल करेंगे। और अब दूसरी कंट्री जाने के लिए पहले तो एरोप्लेन्स थे नहीं, तो वो क्या करते थे, एक डरावना ही कहेंगे सी वॉयेज करके जाते थे। डरावना इस वजह से क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी पहले के टाइम पर, और जब लेबरर अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंचते थे तो वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते डेट में चले जाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उन्हें जाने के लिए दूसरी कंट्री एक एग्जॉर्बिटेंट फेयर देना पड़ता था, अच्छा खासा उसका किराया देना पड़ता था, जिसकी वजह से वो गरीब हो जाते थे, रीडी हो जाते थे, उनको डेट पे करना पड़ता था। इस तरीके का एविल रूल जो ब्रिटिशर्स के टाइम का था, ये चेंज हुआ जाकर 1922 में। जैसे ही वो इंडेंचर्ड लेबर जाते थे तो उनके क्या इमोशंस होते होंगे जब वो अनफेमिलियर लैंड पे पहुंच रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक मैसिव प्लांटेशन के अंडर ही रहना होता था, कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास ही रहना होता था। बहुत सारे तामिल जो हैं वो अराइव किए श्रीलंका में और उन्हें छोड़ दिया गया इस तरह की जगह पे रहने के लिए जहाँ पर कुछ खास फैसिलिटीज़ नहीं थी। कोस्ट के पास सेंट्रल हाईलैंड्स थे, वहाँ पर रहना होता था उन्हें, और उन्हें मजबूर कर दिया जाता था ऐसी हालात में रहने के लिए जहाँ पर कोई भी एक्सेस नहीं था सैनिटेशन का, कोई रनिंग वाटर नहीं था, किसी भी तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़, या उनके बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं थे आसपास। इसी वजह से कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियन कहते हैं ह्यूग टिंकर कि जो इंडेंचर्ड हैं उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर को कहा है अ न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी। और अगर हालात देखें तो वाकई ये चीज़ सही भी फिट बैठती है ये बात। श्रीलंका आज जो है उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है टी का, लेकिन पहले उन्होंने प्लांटेशन स्टार्ट किया था टी की नहीं बल्कि कॉफ़ी की। 1870s में जब बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो गया फंगल डिजीज़, जिसकी वजह से जो कॉफ़ी थी, कॉफ़ी प्लांटेशन था, वो श्रीलंका से गायब हो गया, डिसअपेयर हो गया, और इसकी वजह से एक और प्रॉफिटेबल क्रॉप दिखी और इन्होंने ये टी प्लांटेशन किया था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कॉफ़ी के लिए ज़रूरत होती है सिर्फ 3 वर्कर्स की एवरी 10 हेक्टेयर ऑफ कल्टीवेशन, वहीं टी के लिए ज़रूरत होती है एटलीस्ट 8, तो काफ़ी ज़्यादा है। और डिमांड क्या थी, काफ़ी इंटेंसिव थी, और लेबर्स को पेरेनियल मतलब थ्रू आउट ईयर काम करना पड़ता था। अब जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर बढ़ गई है श्रीलंका में, क्योंकि उन्होंने कॉफ़ी से टी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वो लोग कॉफ़ी से टी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं अपने प्लांटेशन में। अब लेबर क्या हो गया, शॉर्टफॉल हो गया और एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी हो गई दूसरी तरफ, तो ये रीज़न भी था लेबर की शॉर्टेज होने का। इस वजह से एक मैसिव ऑर्गेनाइज ट्रांसफ़र किया गया इंडियन तामिल्स को श्रीलंका के लिए। ऑफ कोर्स जो माइग्रेशन था पहले तामिल का आइलैंड नेशन पर, वो काफ़ी पहले था। अगर हम बात करें जब अराइवल हुआ था प्लांटेशन ऑफ तामिल्स इन सिलोन 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उससे भी पहले काफ़ी तामिलियन जा चुके थे सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, अभी नया नाम जो है वो श्रीलंका है। अगर हम डिस्टिंग्विश करें, डिफरेंस करें प्लांटेशन तामिल फ्रॉम तामिल माइग्रेंट, एक फैक्ट कॉमन था कि ब्रिटिश ने उन्हें डिनाई किया गया था। इवन उनके जो मोस्ट बेसिक राइट्स थे, सर्विसेज थी,
वो भी उन्हें नहीं मिलती थी। जब वो श्रीलंका जाते थे तो उनके साथ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। पहले की जो कम्युनिटीज़ थी साउथ इंडियन ओरिजिन की, और प्लांटेशन जो तमिल में अपनी एक डिस्टिंक्ट जगह बनाए थे, श्रीलंका में अपनी एक आइडेंटिटी बना लिए थे, लेकिन कॉलोनियल प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ के बाद उन्हें हमेशा फॉरेनर ही ट्रीट किया गया। इस वजह से वो स्टेटलेस और अपने आप को कभी भी एसिमिलेट नहीं कर पाए। उनको एक ब्लॉकेज फील हुआ और उनको एसिमिलेशन में प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने एक हर्डल खड़ा कर दिया था उनके सामने और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। अगर प्लांटेशन तमिल को एलियन और रेसिडेंट स्ट्रेंजर कैटेगरी में डालते हैं तो इसके बाद क्या होता है, उन्हें क्या कॉल किया जाता है, किस तरीके से बुलाया जाता है, इंडियन तमिल्स। और कॉलोनियल स्टेट ने रोकते थे, श्रीलंकन सोसाइटी में उन्हें एसिमिलेट नहीं होने देना चाहते थे। इंडिपेंडेंस उनके लिए कोई नए हालात नहीं लेके आए। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1948 उन्हें स्टेटलेस हालात में ही छोड़ दिया। सारी चीज़ों की वजह से उन्हें बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। उन्हें फेयर वेज भी नहीं मिलते थे, उन्हें बराबर से सबको सही तरह से पैसे भी नहीं मिलते थे अपने काम के, और उनके पास इवन प्राइवेसी भी नहीं थी, अपने कमरे की भी प्राइवेसी नहीं थी। विमेन क्या करती थी, टी प्लकर्स थी और पूरे दिन वो प्लांटेशन में काम करती थी, और विमेन को भी इनफैक्ट टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं थी। उनके किस्मत में डिसप्लेसमेंट और डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ही रह गया था और वो इन सारी चीज़ों में परेशान होकर रह गए थे। अगर इनके परेशानियों की बात करें थोड़ा सा और, तो एक डेलीटेरियस सिस्टम आया था सब कॉन्ट्रैक्टर का, जिसका नाम है कंगनीज। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर लेबर रिक्रूटर्स जो है वो देखते रहते थे और डोमिनेंट रोल प्ले करते थे रिक्रूटमेंट में और मैनेजमेंट में। और वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे इंडियन लेबरर्स का जो प्लांटेशन करते थे श्रीलंका जाकर। एक बार जब वो रिक्रूट हो जाते थे तो वर्कर जो है बेचारे अपने भोलेपन में क्या करते थे, अपनी ऑटोनॉमी भी खो देते थे कंगनी को। कंगनी क्या हो गया, रिक्रूटर्स थे और ये यहाँ पर समझ लीजिए इंटरमीडियरी। और ये जो कंगनी थे ये साथ में आते थे जब लेबरर वॉयज में आते थे प्लांटेशन के लिए। मतलब जब वो लोग शिप से जाते थे इंडिया से श्रीलंका, तो कंगनी भी उनके साथ जाते थे और फिर पहुंचा देते थे जहां पर उन्हें काम करना होता था उनके मैनेजर के पास। तो कंगनी का रोल एक इंटरमीडियरी की तरह था बिटवीन इंडेंचर्ड लेबर एंड एस्टेट मैनेजर, जिनकी ज़मीन होती थी और उनको वहाँ पे काम करना होता था, और फिर उसके बाद वो काम करना स्टार्ट कर देते थे। इंडेंचर्ड लेबर की तरह नहीं, जिन्हें राइट था अपने घर वापस जाने का भी, अगर एक बार उनका इंडेंचर पीरियड ख़त्म हो जाता था। अगर प्लांटेशन तमिल की बात करें तो उनके पास इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं था। बस उनके पास क्या था, एक हॉरर था कंगनी सिस्टम का। इवन जब उनका सर्विस पीरियड ख़त्म भी हो जाता था तब भी उनको इजाज़त नहीं हुआ करती थी जाने की। उनके कॉन्ट्रैक्ट जो होते थे वो कंगनीज के पास होते थे और वो काफ़ी वेग होते थे, और एक तरीके का अब्यूज़ था जो रिक्रूटर हैं, जो कंगनीज हैं, उनके हाथ में। उन्हें अच्छे से पता होता था कि किस तरीके से उन्हें मजबूर किया जाए ताकि वो पैसे उधार लें और फिर उसके बाद डेट में पड़ जाएं, और इतना उनके ऊपर डेट हो जाए कि वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाए उस डेट को पे करने के लिए, और ना ही प्लांटेशन तमिल लैंड खरीद पाए और ना ही कोई अपना हाउस बना पाए। कॉलोनियल लॉज जो थे वो रेस्ट्रिक्ट करे थे लैंड होल्डिंग टू डोमिसाइल इन सिलोन। मतलब इतनी चालाकी से उन्हें हैंड टू माउथ करके रखा, और सिलोन के ही लोगों को बस ज़मीन और घर बनाने की इजाज़त थी। मतलब श्रीलंकन को ही बस इजाज़त थी, इंडेंचर्ड लेबरर को, वर्कर्स को इजाज़त नहीं थी। तो ये सारी सफरिंग्स जो थी वो झेल रहे थे लेबरर्स उस वक्त पर, जब जो इंडिया से श्रीलंका गए हुए थे। और इस तरीके से ब्रिटिश प्लांटर्स और ऑफिसर उन्हें एक्सक्लूड करके रखते थे। तो कहाँ से फिर एसिमिलिएशन हो पाएगा उनका। प्लांटेशन तमिल्स जो थे वो अपने आप को लोकल कंडीशन में जो श्रीलंका में थी वो कंड्यूसिव मानने लगे थे, और उनकी आइडेंटिटी तमिल लिंग्विस्टिक और लिटरेरी ट्रेडिशन और तमिल वैल्यूज़ और आइडियल्स में ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि वो तमिलियन उनका ओरिजिन है।
लेकिन वो अपने आप को इसके साथ आइडेंटिफाई भी करते हैं कि उससे भी ज़्यादा लिंग्विस्टिकली और रीजनली वो, अगर हम बात करें पैन इंडियन नेशनैलिटी या रिलीजन की, जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं लिंग्विस्टिकली लैंग्वेज के बेसिस पे या रीजनल के बेसिस पे, मोर देन पैन इंडियन नेशनैलिटी और रिलीजन। मतलब इंडिया एज ए होल से ज़्यादा वो तमिल को अपना बिलोंगिंग समझते हैं और उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ओवर ए स्पैन ऑफ सेवरल जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन के बाद उनका जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा चला गया मेन स्ट्रीम ऑफ श्रीलंकन सोसाइटी, और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को एसिमिलेट करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर उनके सामने एक हर्डल थी, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आ गया, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1948। इसके बाद फिर उनका जो स्टेट था स्टेटलेस रह गया इन सारे प्रोसेस में। अगर उनके ज़ब्त करने की, उनके सितम की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने इन सारी चीज़ों को फेस किया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, वो कमेंडेबल था। और प्लांटेशन जो तामिल थे इन चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़े और अपनी जगह बनाई श्रीलंकन सोसाइटी में, वो एक काफ़ी तारीफ़ करने वाली बात है और उनके एफ़र्ट्स को थैंक करने की बात है। और थैंक्स करने की ज़रूरत है जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के एफ़र्ट रहे हैं, सिलोन वर्कर्स कांग्रेस के, जो सारे ही सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक राइट दिलाते हैं, लाइक राइट टू वोट। और गवर्नमेंट बात करती है कि प्लांटेशन वर्कर हैं वो ओन कर सकती हैं लैंड, और वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करे हैं, लेकिन अभी वो प्लानिंग स्टेज पर है। लेकिन इस तरीके से वो अपना इमेंस पोटेंशियल दिखा सकते हैं वर्कर, जब एसिमिलेशन स्टार्ट हो गया, उनको राइट टू वोट मिल गया। अब इन सारी चीज़ों के बाद जो उनकी आइडेंटिटी है वो रीअफर्म हो गई, उनके जो डिसेंडेंट थे वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, और वो जिन्हें डिस्पैच किया गया था श्रीलंका फ्रॉम इंडिया से जिन्हें डिस्पैच किया गया था श्रीलंका, जो रिक्लेम करते हैं अपना हेरिटेज प्लांटेशन तमिल, अब वो इक्वल और प्रोमिनेंट सिटीज़न है श्रीलंका के। उनका जो स्ट्रगल, उनकी जो बहादुरी और जिस तरीके से उन्होंने इक्वालिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का स्ट्रगल किया और आज उन्होंने उन सारी चीज़ों को अचीव किया, तो अगर उस चीज़ को रिकॉल करें तो ये एक एडमायरेशन की चीज़ है और बिल्कुल कमेंडेबल है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ के लिए कि वो इफ़ेक्टिव स्टेप ले अपने आप को डीकोलोनाइज करने के लिए, किसी भी तरीके से, या तो वो प्रैक्टिस हो या लॉ हो या एटीट्यूड हो अपने इंपीरियल मास्टर से। अक्सर ऐसा होता है पोस्ट कॉलोनियल नेशन जो होती हैं वो अडॉप्ट कर देते हैं सेम टूल जैसे कि उनकी कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलोनाइज़र के द्वारा, और सारी प्रैक्टिसेस वो कंटिन्यू करते हैं सिस्टमैटिक ऑपरेशन की। कई बार छोटा थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस होते हैं टू सिस्टम से, वो बस यही होता है स्किन कलर का और नेम ऑफ रूलर जो है वो चेंज हो जाता है। श्रीलंका आगे बढ़ रही है इकोनॉमिक और सोशल रिवाइवल के लिए और इंटीग्रेशन के लिए सारी कम्युनिटीज़ के लिए, लेकिन डीकोलोनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एसिमिलेशन हो पाए, और इन सारे ही पार्ट में डीकोलोनाइजेशन को मेन फोकस देना चाहिए श्रीलंका को। और जब पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ जो हैं जब कॉलोनाइजेशन के बाद आगे बढ़ रही हैं तो इंक्लूसिव आइडेंटिटी सबके लिए होना चाहिए, और अगर वो अनफुलफिल्ड है अभी भी श्रीलंका में तो ये बहुत बड़ा टास्क है नेशन बिल्डिंग का श्रीलंका में, और इस टास्क को जल्द से जल्द करना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।